हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 49 का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। 49 का पार्ट 2 है यह, ठीक है। पार्ट 1 बना दिया गया है 53 तक, हम 54 से आगे बढ़ेंगे। यह क्वेश्चन जो है नागपुर वर्कशॉप का यह क्वेश्चन है। इसका एग्जाम जो है 30/5/2022 को यह एग्जाम हुआ था, ठीक है। चलिए हम देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि यह क्वेश्चन मतलब कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। 54 के पहले वीडियो फर्स्ट पार्ट में बना दिया गया है, आप उसे जा करके देखें। चलिए 54 में क्या कर रहा है कि लिमिट स्विच का कार्य क्या है, ठीक है। तो लिमिट स्विच का कार्य जो है क्रेन को रोकने का यह काम करता है, ठीक है। क्रेन को रोकने का यह काम करता है, ठीक है। कौन सा क्रेन? ईओटी क्रेन। कौन सा क्रेन? ईओटी, ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन जो होता है, ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन जो हमारे माथा के ऊपर, सिर के ऊपर जो चलता है, उस क्रेन को जो है रोकने का कार्य करता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55 में क्या कर रहा है कि कोच का फाइनल फिट किसके द्वारा किया जाता है? कोच का फाइनल फिट जब वर्कशॉप में जो गाड़ी जो है डिस्पैच होता है, फाइनल फिट जो दिया जाता है डिस्पैच, तो उस डिस्पैच हो करके जब निकलता है तो वहाँ पर फाइनल फिट किसके माध्यम से किया जाता है? तो वर्कशॉप में जो है आपको एसएससी इन्फेक्शन, वर्कशॉप में एसएससी इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन वाले के जो एसएससी होंगे, इन्फेक्शन जो करते हैं उसका एसएससी जो फिट करके तो बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब बाहर निकलता है, जब शॉप से जब बाहर निकलता है तो वहाँ पर जाकर के एनटीएक्सआर वाले चेक करके एकदम फाइनल फिट कर देते हैं। वर्कशॉप के अंदर, जो वर्कशॉप के अंदर इन्फेक्शन वाले करते हैं, एसएससी इन्फेक्शन वाले, और जब वर्कशॉप से बाहर निकल जाता है, जब लाइन पर जाता है तो वहां पर जो है एनटीएक्सआर वाले करते हैं, ठीक है। अब एनटीएक्स है क्या, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। एनटीएक्सआर का देखिए यहाँ पर पूरा अगर इसको लिखा जाता है तो होगा इसको CN, उसमें C मिल जाएगा, ठीक है। TXR, CN TXR, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है चीफ न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर, ठीक है। चीफ न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर, ठीक है। तो ये एग्जामिनर वाले लोग हैं जो बाहर जो है मतलब जो भी गाड़ी डिस्पैच होकर बाहर जब निकलता है तो उसको फाइनल फिट वो लोग देते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत यहाँ पर हम कंफ्यूज के लिए हम बता दिए हैं कि बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि एसएससी इन्फेक्शन के द्वारा, तो वर्कशॉप के अंदर जब डिस्पैच होता है तो वहाँ इन्फेक्शन वाले एसएससी जो हैं वो फाइनल फिट देते हैं। लेकिन ये वर्कशॉप से बाहर निकलने पर, जब लाइन पर जाता है, जब गाड़ी चलने के लिए तैयार होता है तो वहां पर फाइनल फिट एनटीएक्स वाले लोग देते हैं, ठीक है। तो एनटीएक्सआर जो है, देखिए है क्या यह, तब लिख सकते हैं कि भारतीय रेलवे प्रत्यक्ष नियंत्रण अधिकारी अर्थात एनसीओ के अधीन तटस्थ मतलब नियंत्रण का कार्य करता है और आईआरसीए की गतिविधियों के लिए यह जिम्मेदार है। समझे कि नहीं समझे? यह रेलवे के निदेशक के अधीन कार्य करता है, ठीक है। और बोर्ड एवं स्थानीय अधिकारी जो है, अधिकारियों के अधीन यह कार्य नहीं करता है। समझे कि नहीं? बोर्ड एवं स्थानीय अधिकारी है, उनके अधीन यह कार्य नहीं करता है, ठीक है। या किसके अधीन कार्य करता है? आईआरसीए क्या बोलते हैं, एनसीओ अर्थात भारतीय रेलवे प्रत्यक्ष नियंत्रण अधिकारी एनसीओ के अधीन तटस्थ नियंत्रण का कार्य करता है। समझे कि नहीं समझे? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एनटीएक्सआर के बारे में थोड़ा सा हमने आपको बताया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 56 में क्या करें कि स्टील में कार्बन का प्रतिशत में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। अगर स्टील में कार्बन का प्रतिशत अगर बढ़ रहा है तो आप लोग 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वो भंगुर हो जाएगा, कार्बन की प्रतिशत बढ़ेगा तो, अर्थात ब्रिटलनेस हो जाएगा, जो आप ए नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं, ठीक है, ए नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यात्री बीजी कोचिंग स्टॉप का अधिकतम व्हील गेज कितना होता है? अधिकतम व्हील गेज यह पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसको जो है थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं तो बताते हैं आपको। व्हील गेज की बात किया है तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं आईसीएफ। तो आईसीएफ के लिए होता है 1600 +2 -1, ठीक है। तो जब अधिकतम करेगा तो 1600 में 2 जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अर्थात 1602 हो जाएगा। अगर न्यूनतम पूछता है तो 1 जो है 1600 में घट जाएगा, अर्थात 1599 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अधिकतम पूछेगा तो 1602 और
न्यूनतम पूछेगा तो 1599। लेकिन आपके क्वेश्चन में यह इंडिकेट नहीं किया है कि यह क्वेश्चन आईसीएफ का है या एलएचबी का, डायरेक्ट अधिकतम कर दिया है। अगर एलएचबी में अगर पूछता है, एलएचबी में, तो यह हो जाता है 1600 प्लस माइनस 1, इसमें प्लस माइनस 1 होता है। अगर इसमें अधिकतम अगर पूछता तो 1601 होता, क्योंकि एलएचबी में प्लस भी माइनस 1 और माइनस भी 1, प्लस भी 1 माइनस भी 1, ठीक है। तो इसमें अगर न्यूनतम भी पूछता है तो इसमें 1599 ही होगा, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। करें कि आईसीएफ कोच की शरीर की लंबाई, ठीक है, आईसीएफ कोच की शरीर की लंबाई कितना होता है। शरीर के मतलब हो जाए, पूछ रहा है कि ओवर बॉडी लेंथ या पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा सी नंबर 21337, ठीक है। वहीं अगर जैसे मान लेते हैं यह एक कोच हो गया, अगर वहीं अगर सीबीसी टू सीबीसी अगर पूछता है टोटल लंबाई, तो यह हो जाता है 22,297 mm, 22,297 mm। समझे कि नहीं समझे। और ये जो है टोटल हो गया। वहीं एलएचबी में करता यही क्वेश्चन अगर एलएचबी में अगर करे, अगर बॉडी की लंबाई तो 23,540, और सीबीसी टू सीबीसी टोटल लंबाई अगर पूछता है, एलएचबी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाता है 24,000 mm, ठीक है। इसमें mm लगा हुआ है, ठीक। तो आप जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 59 में क्या करें कि आईसीएफ ट्रॉली का कठोर व्हील बेस कितना होता है, ठीक है। इसमें व्हील बेस की बात किया है, व्हील बेस, देखिए यहाँ पर व्हील बेस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको ऑप्शन में लेते हैं। देखिए व्हील बेस जो है 2896 होता है, ठीक, 2896 यहाँ पर आईसीएफ के लिए, 2896, और एलएचबी के लिए जो है, क्या बोलते हैं 2560 mm होता है। कितना होता है 2560 mm, और ये आईसीएफ के लिए 2896 से याद रखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पायलट बल्ब का दूसरा नाम क्या है, पायलट बल्ब का दूसरा नाम क्या है। तो पायलट बल्ब का दूसरा नाम है पेसेट। पेसेट का फुल फॉर्म हो जाता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। 61 में क्या कर रहा है कि आईसीएफ ट्रॉली में किस भाग का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। ड्रैग लिंक का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्व उत्पादन विद्युत उपकरणों से सुसज्जित वेस्टेबुल, देखिए सब पर स्व उत्पादन, तो यहाँ पर सेल्फ जनरेशन जी हो गया। उपकरणों से सुसज्जित वेस्टेबुल, वेस्टेबुल का मतलब डब्लू होता है। द्वितीय श्रेणी स्लीपर, यहाँ पर स्लीपर है तो एस हो गया, और 3 टायर का सीएन हो गया। अब देखिए यह मिलाकर कहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। वेस्टेबुल और सेल्फ जनरेशन, एस माने स्लीपर द्वितीय श्रेणी, और सीएन मतलब 3 टायर, ठीक है। तो 3 टायर ए हो गया, यानी WGS-CN, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यहाँ पर स्लीपर है, स्लीपर का जगह पर अगर एसी लिख देता तो यहाँ पर एस का जगह पर एसी हो जाता था। क्या हो जाता, WGS-CN, ठीक है। तो एसी रहेगा तो हम एसी लगा देंगे, स्लीपर है तो एस लगा देंगे, ठीक है ना। समझ ही रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन कितना बार आया हुआ है। कोच में लोड ट्रांसमिट किसके माध्यम से होता है, कोच में लोड ट्रांसमिट किसके माध्यम से होता है। तो आप जानते हैं कि यह एक मान लेते हैं कि बोगी हो गया, और इसी पर हमने एक बोलिस्टर रख दिया, या बोलिस्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक होता है साइड बैरियर, इसमें क्या होता है, एक साइड बैरियर होता है, ठीक है। तो इसका पहले आंसर मैं दे दूं कि यह साइड बैरियर के माध्यम से लोड ट्रांसमिट होता है। देखिए इसी क्वेश्चन को एक दूसरे भाषा में पूछता है कि कोच का वर्टिकल लोड ट्रांसमिट किसके माध्यम से होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी पूछता है, लेकिन बाद में बताऊंगा। वर्टिकल लोड ट्रांसमिट किसके माध्यम से होता है, या कोच का लोड ट्रांसमिट किसके माध्यम से होता है, तो यह साइड बैरियर के माध्यम से होता है, ठीक है। यही है इसका साइड बैरियर। और साइड बैरियर के बीच की दूरी पूछता है कि कितना होता है, तो साइड बैरियर के बीच की दूरी कितना होता है, तो 1600 mm होता है, याद रखिएगा। और इसमें जो तेल भरा जाता है, सर्वोलेन लिख लीजिएगा, सर्वोलेन 68 तेल जो है इसमें भरा रहता है, और इसके अंदर एक बियरिंग प्लेट रखा रहता है, बियरिंग पीस कहिए, बियरिंग प्लेट कहिए। तो इसमें इसके बियरिंग प्लेट से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका न्यू साइज कितना होता है। तो न्यू अगर पूछता है तो 10 mm मारिएगा, कंडमिंग साइज अगर पूछेगा तो 8.5 mm मारिएगा, और शॉप इशू अगर पूछता है तो 9 mm मारिएगा। ध्यान रखिए, ध्यान रखे, मैं यह प्लेट के बारे में बात कर रहा हूँ,
ठीक है। तो साइड बैरियर के बारे में आप समझ गए, सर्वोलेन 68, दूरी दोनों के बीच की दूरी 1600 mm, और प्लेट के बारे में आप देख ही लिए, ठीक है। न्यू 10, कंडमिंग 8.5 और 100/9 mm, ठीक। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर में क्या करें कि मानव जीवन जात से जुड़े कोचिंग स्टॉक की दुर्घटना डैश द्वारा, बाकी मतलब किसके द्वारा इसको जांच पड़ताल किया जाता है, तो CRS के द्वारा इसको जांच पड़ताल किया जाता है। समझे कि नहीं समझे? CRS के द्वारा। तो CRS का फुल फॉर्म हो जाता है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। क्या होता है? कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। लेकिन आप कंफ्यूज करते हैं CRIS, इससे आप कंफ्यूज कर, जब फुल फॉर्म की जहां तक बात आ जाता है तो दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये इसका होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर इंफॉर्मेशन वाला यह है कि मान लेते हैं कि कोई दुर्घटना जो है, इंफॉर्मेशन जो जहां पर दिया जाता है तो यहाँ देंगे, लेकिन जांच पड़ताल किसके द्वारा किया जाएगा, तो दुर्घटना का CRS के द्वारा, ठीक है। और इंफॉर्मेशन करना होगा तो CRIS, मतलब कमीशन ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ICF के अंतिम भाग पर पीली पट्टी क्या दर्शाता है? आप जानते हैं कि ICF कोच का जो पीछा वाला भाग होता है उस पर एक कटिंग का पीली पट्टी दर्शाया जाता है। इसका मतलब यह हो जाता है कि इसके बाद कोई कोच नहीं है, मतलब कि एंटी टेलेस्कोपिक इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर में क्या कह रहा है कि LHB कोच की बॉडी की लंबाई, शरीर की लंबाई पूछ रहा है। तो अभी हमने बताया ऊपर कि 23,540 होता है बॉडी की लंबाई। अगर पूरा CBC टू CBC अगर पूछता है, CBC टू CBC टोटल, तो 24,000 mm हो जाएगा, ठीक है। और ICF का हमने ऊपर तो बता ही दिया, नहीं देखे हैं बैक करके देखें। आगे बढ़ते हैं, LHB कोच का अधिकतम राइडिंग इंडेक्स कितना होता है? तो देखिए राइडिंग इंडेक्स का जो है क्वेश्चन आता है कि राइडिंग इंडेक्स का इकाई क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है NT इसलिए क्योंकि इसका कोई इकाई नहीं है, इसको कंफर्टेबल के हिसाब से देखा जाता है। समझे कि नहीं समझे? कंफर्टेबल मतलब कि आरामदेह के हिसाब से देखा जाता है। तो आपके क्वेश्चन में किया है कि अधिकतम राइडिंग इंडेक्स कितना होता है, किसका? LHB का। तो ये अधिकतम जो है 3.75। जब अधिकतम कह दिया है तो आपके मन में यह प्रश्न उठ जाता है तो न्यूनतम कितना होता है मेरे भाई? तो न्यूनतम कितना होता है? तो इसका होता है 2.5 से 2.75, अर्थात इतना इसका राइडिंग इंडेक्स होता है। तो अधिकतम पूछेगा तो 2.75 हो जाएगा, न्यूनतम पूछेगा तो 2.5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? और ये तो हो गया LHB के लिए। और ICF का कितना होता है? तो 3.5 होता है, ठीक है। इसमें MM या कुछ ऐसा नहीं होता, इसलिए कि इसका कोई इकाई नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। कह रहा है कि 160 किलोमीटर पर घंटा की गति से LHB कोच की ब्रेकिंग दूरी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लेते 160 किलोमीटर के हिसाब से यह चल रहा है, अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो कितनी दूर तक वो जाकर रुक जाएगी, ठीक है। अब ब्रेक लगाए और जस्ट गाड़ी एकदम खट डिस ब्रेक की तरह रुक गया, तब तो गाड़ी एक दूसरे पर चढ़ ही जाएगा ना, उतर जाएगा। इसलिए उसको बनाया गया है कि अधिकतम ब्रेकिंग जो है 1200 मीटर तक उसको जा करके रुक जाना है, ठीक है। इसलिए उस हिसाब से लोको पायलट ब्रेक भी लगाता है 1200 मीटर पहले से ही, ताकि स्टेशन पर रुकना या धीरा कर देता है, ठीक है। तो ब्रेकिंग दूरी याद रखिएगा 1200 मीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने BA में लिख दिया है, ठीक है। चलिए, लेकिन यह क्वेश्चन देखिए 160 किलोमीटर के हिसाब से बताया गया है, ये न कि स्टेशन पर एकदम धीरे धीरे चल रहा है तो 1200 मीटर दूर जाकर रुकेगा, ऐसा नहीं। 160 किलोमीटर के हिसाब से अगर चल रहा है स्पीड में, उस वक्त अगर ब्रेक लगाते हैं तो 1200 मीटर तक जाकर के रुकेगा। समझ रहे हैं ना? ध्यान में रखें। चलिए क्वेश्चन जो है डबल थोड़ा सा टाइपिंग हो गया है, क्वेश्चन वाई एक ही है। आगे बढ़ते हैं। LHB कोच में यार्ड डैम्पर की संख्या, यार्ड डैम्पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोच बना दीजिए, यहाँ पर एक बोगी बना दीजिए, यहाँ पर एक बोगी बना दीजिए। तो यार्ड डैम्पर जो है इधर जो है लगा रहता है, ठीक है। यानी बोगी के दोनों साइड में जो है लगा रहता है। क्वेश्चन आता है कि बॉडी और बोगी, बॉडी और बोगी को जोड़ने वाला डैम्पर जो है, कौन सा डैम्पर है जो दोनों को जोड़ता है? तो यह है यार्ड डैम्पर।
कौन सा डैम्पर? या डैम्पर। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 इधर और 2 इधर, मतलब कि 4 हो गया। ठीक है, तो या डैम्पर तो आप समझ गए कि 4 होता है, लेकिन या डैम्पर के बारे में जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन आते हैं, उसको हम क्लियर करना चाहूंगा कि या डैम्पर का पूछता है कि स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है? तो स्टैंडर्ड लेंथ जो होता है 1083 mm होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है कि संकुचन के बाद यानी आपको सिकुड़ जाता है तो उसकी लंबाई जो है कितना हो जाता है। ठीक है, तो यह हो जाता है 703 mm। कितना होता है? 703 mm। और यह क्वेश्चन करता है कि फैलने के बाद फैलने पर यह कितना फैलता है, जैसे कि यहाँ पर बना दीजिए, यह कितना फैलता है? तो 380 mm। तो इसी को 380 और 703 अगर जोड़ देते हैं तो स्टैंडर्ड लेंथ आपका निकल जाता है। तो कितना बाहर फैलता है? तो 380 mm। सिकुड़ने के बाद जो है अंदर जो चला जाता है तब 703, स्टैंडर्ड इतना हो गया। तो यह पूछता है क्वेश्चन, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर कह रहा है कि एलएचबी कोच में कितने प्रकार के पानी की टंकी दी गई। देखिए क्वेश्चन में है कितने प्रकार, प्रकार यहाँ पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि कितना टंकी लगा रहता है, प्रकार पूछ रहा है, कितने टाइप कितने टाइप का वाटर टैंक लगे रहते हैं, टाइप पूछ रहा है, कितने प्रकार। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि 685 लीटर का मतलब कि 2 टैंक लगा रहता है। कितना? 2 टैंक लगा रहता है। और एक लगा रहता है 450 लीटर का एक टैंक लगा रहता है। ठीक है, और एक जो है इमरजेंसी के लिए जो है 30 लीटर का एक टैंक लगा रहता है। ठीक है, तो अगर हम टैंक देखें कितना टैंक लगा रहता है तो 2 गो ई हो गया और एक ई हो गया और एक हो गया, यानी टोटल जो है 4 टैंक लगा हुआ है। लेकिन आपके क्वेश्चन में है कि कितने प्रकार का टैंक है, तो यह 1 2 3 प्रकार का यह टैंक लगा है। समझे कि नहीं समझे? 3 प्रकार का टैंक लगा हुआ है, जो आपके सी नंबर में आंसर है। तो यह 650 लीटर का 2 होता है, 450 का 1 होता है और 30 लीटर का इमरजेंसी के लिए 1 होता है। समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान में रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन कई बार आया है, हमने बताया है। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़िए कि एलएचबी कोच की रूफ सीट, साइड वाल सीट और फ्लोर सीट की किसकी बनी होती है। ठीक है, तो यह जो है स्टेनलेस स्टील का यह बना होता है। ठीक है, अगर एक शब्द में अगर कहें तो यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन स्टेनलेस स्टील के बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको क्लियर कर दें। आप कॉपी कलम रेडी कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि इस तरह का डिटेल आपको हर जगह नहीं मिलेगा। भाई कमेंट सेक्शन में भी दीजिएगा कि भाई कैसे आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में देते हैं तो हमको उत्साहित करते हैं और अच्छे ढंग से आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लिखिए साइड वाल, ठीक है, तथा कोमा दे दीजिए इंड वाल। साइड वाल और इंड वाल किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो फिर देखिए हम लिख नहीं पाएंगे, आप लिख लीजिएगा। हम एफ केवल लिखेंगे, फेरेटिक स्टील, फेरेटिक स्टील। और कोष्ट में लिखिए एस एस 409। ठीक है, साइड वाल और इंड वाल किसका बना होता है? फेरेटिक स्टील एस है मेरे भाई, एस 409। ठीक, और यहां पर लिख दीजिए रूफ, रूफ मतलब छत, छत सीट तथा फ्लोर। ठीक है, किसका बना होता है? और एक और लिख लीजिए टॉयलेट का कटोरा। यहाँ पर हम लिख देते हैं टॉयलेट, माने टी लिख दीजिए, टॉयलेट का कटोरा। यहाँ क लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, टॉयलेट का कटोरा। ठीक है, यह किसका बना होता है? तो यह बना होता है स्टेनिक स्टील। यहाँ पर लिख दीजिए एस 304। ठीक है, और आगे और भी लिख देते हैं आपको सोलवार। ठीक है, सोलवार और क्रॉस मेंबर, क्रॉस यहाँ पर लिख दें, हम सी लिख देते हैं, क्रॉस मेंबर। ठीक है, क्रॉस मेंबर जो होता है यह किसका बना होता है? तो यह जो है IRSM41 का यह बना होता है। देखिए क्रॉस मेंबर के बारे में जो है कहीं कहीं लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि कार्टन स्टील, लिखता है कार्टन, कार्टन स्टील। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए अगर साइड वाल इंड वाल किससे बना होता है? तो फेरेटिक स्टील। ठीक है, एस 409
और रूफ एंड फ्लोर एंड टॉयलेट का कटोरा किसका बना होता है? तो SS 304। साइड वाल कर रहे हैं सोल बार, या सोल लिख दीजिए, एसएल लिख दीजिए, सोल बार। और क्रॉस मेंबर जो अंडर फ्रेम, जो देखिए क्रॉस मेंबर भी लिखता है या अंडर फ्रेम भी लिखता है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखिए कितना मैं स्क्रीन पर लिखूंगा, मेरी आवाज को सुनकर लिखेंगे कि क्रॉस मेंबर या अंडर फ्रेम या किसका बना होता है? तो IRMS 41 और कार्टन स्टील, ये दोनों रहता है ऑप्शन में, रहता नहीं है, कोई एक ही रहेगा। अगर ऑप्शन में ऑल दोनों मतलब कि अगर रह जाए, जैसे 16 बार तो कार्टन स्टील लिखता ही नहीं है, IRMS 41 लिखता है। लेकिन क्रॉस मेंबर या अंडर फ्रेम जो है कहीं कार्टन स्टील और IRMS 41 दोनों लिख देता है ऑप्शन में। तो आप जो है कार्टन स्टील अगर दोनों रहे तो कार्टन स्टील मारेंगे, ठीक है। IRMS 41 नहीं मारेंगे। कब? जब क्रॉस मेंबर या अंडर फ्रेम पूछे तो, ठीक है। अगर कार्टन स्टील नहीं दिया है तो IRMS 41 तो होगा ही होगा। अभी सब आप लोग ध्यान में रखेंगे जो आप समझ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यार्ड डैम्पर भी पूछ देता है। यार्ड डैम्पर किसका बना होता है? तो यह कास्ट स्टील का बना होता है, लिख लीजिएगा। यार्ड डैम्पर किसका बना होता है? तो कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। और जो 409 जो लिखे हैं, ध्यान में रखेंगे कि साइड वाल इंड वाल जो फेरेटिक स्टील 409 का होता है, तो ध्यान में रखेंगे कि इसमें अंक ज़्यादा है। याद करने का मैं तरीका बता रही हूँ, कहीं कॉपी में नहीं लिखा हुआ है ना कहीं किताब में लिखा हुआ है, कि याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर साइड वाल किसका बना होता है, साइड वाल इंड वाल, तो साइड वाल इंड वाल को जोड़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका अंक ज़्यादा है, 409 है। और साइड वाल और क्या बोलते हैं उसके बाद में 2 नंबर में क्या था? छत एवं फ्लोर, ठीक है। तो इसको जो है इसका अंक कम है इसका, क्योंकि लंबाई कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और फेरेटिक स्टील साइड वाल इंड वाल में याद रखेंगे, फेरेटिक मतलब फिराना घुमाना, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो घूमिएगा ना ज़्यादा, तो उसका अंक ज़्यादा है। इस टाइप से याद रखें। देखिए ये सब ट्रिक है, आप जिस अपने हिसाब से अपना याद करते रहें। देखिए इसमें हम स्टेनलेस स्टील चेक कराए हैं, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो है का ही सब बना होता है। स्टेनलेस स्टील का ये सब प्रकार है, स्टेनलेस फेरेटिक स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट स्टील, ये सब स्टेनलेस स्टील का प्रकार है। देखिए LHB कोच का अंडर फ्रेम किसका बना होता है? इसका भी आंसर जो है स्टेनलेस स्टील ही मैंने चेक कराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप तो समझ गए। LHB कोच का ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? देखिए यहाँ पर LHB की बात किया है, तो LHB कोच का पिस्टन स्ट्रोक जो है 8 से 10 mm होता है, ठीक है। 8 से 10 mm होता है। लेकिन कहिएगा कि नहीं सर हम तो 21 mm देखे हैं, आप तो 8 से 10 mm बताते हैं, ठीक है। और हम अगर ICF का बताएंगे कि नहीं इसका 32 mm होता है, तो आप कहिएगा सर नहीं हम तो 90 देखे हैं, ठीक है, 90 mm देखे हैं। तो कहने का तात्पर्य देखिए, ध्यान में रखिए, एक बात तो मैं पहले बताना चाहूंगा कि उतना ही पढ़िए जितना कि जरूरी है, जितना जरूरी है। और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तो समुद्र है, पढ़िएगा तो एकदम उसी में डूब जाइएगा। इसलिए जितना उतना ही पढ़िए जितना जरूरी है, जो क्वेश्चन पूछता है उतना ही आप पढ़िए। तो देखिए क्वेश्चन जो पूछता है कि LHB कोच का ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक 8 से 10 ही आप याद रखिए, और ICF का 32 mm ही याद रखिए। क्यों? क्योंकि यही पूछता है। और 21 जो यह देता है LHB का, ये अधिकतम है, अधिकतम जो है पिस्टन स्ट्रोक 21 mm होता है, जो कि नहीं पूछता है। 90 mm जो है अधिकतम है, जो कि यह नहीं पूछता है। समझे कि नहीं समझे? तो आप लोग इसको जो है आप लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि नहीं पूछता है। जब भी पूछेगा तो आपको यही पूछता है जो रनिंग में चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 74 में क्या करें कि LHB कोच के पहिए में कितने स्पीड सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। स्पीड सेंसर लगा होता है। जिसे मान लेते हैं कि यह एक हमने बोगी बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है 4 गो एक्सल हम बना देते हैं, ठीक है। तो कितने स्पीड सेंसर लगे होते हैं? तो स्पीड सेंसर प्रत्येक एक्सल पर लगा रहता है। समझे कि नहीं समझे? प्रत्येक एक्सल पर जो है स्पीड सेंसर लगा रहता है। लेकिन अर्थिंग डिवाइस जो है एक बोगी में जो है एक ही लगा रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो एक जो बन गया है कोच बना है, ठीक है ना, क्योंकि 4 एक्सल इसमें बना दिए हैं, ठीक। तो लेकिन अगर अर्थिंग डिवाइस अगर कहे तो एक बोगी में इसमें एक होता है और इसमें एक होता है, ठीक है। ये क्या हमने बनाया? अर्थिंग डिवाइस। और यह क्या बनाया? स्पीड सेंसर, ठीक है। तो स्पीड सेंसर जो है प्रत्येक एक्सल पर लगा रहता है,
ठीक है। और अर्थिंग डिवाइस जो है एक बोगी में एक ही लगा रहता है। तो अगर कर एलएचबी कोच में कहाँ यहाँ क्वेश्चन है कि एक एलएचबी कोच में पहिए में कितने स्पीड सेंसर होते हैं। एलएचबी यहाँ पर देखिए कोच की बात किया है, तो कोच में अगर कहता है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं बोगी में कहता तो एक बोगी में 2 एक्सल होते हैं तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अर्थिंग डिवाइस इसमें आप कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए हम बात बता रहे हैं। तो अर्थिंग डिवाइस जो है एक बोगी में एक ही लगा रहता है, तो कोच में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पीड सेंसर के बारे में जो है, स्पीड सेंसर जो लगा रहता है इसी में, इसमें जो है एक अंदर जो है दांते रहता है, दांत, जिसमें दांतों की संख्या जो है 80 होता है। पूछ देता है कि स्पीड सेंसर के अंदर फोनिक व्हील जो होता है वो फोनिक व्हील में कितने दांते होते हैं, ठीक है। तो कितना दांते होते हैं, तो 80 दांते होते हैं। कितना दांते होते हैं, 80 दांते होते हैं, ठीक। टीथ जो है 80 टीथ होता है उसमें, 80 दांत। और उसी स्पीड सेंसर जो दांता जो होता है, उसी दांत के यहाँ पर स्पीड सेंसर लगा रहता है, उसमें एक गैप होता है, ठीक है। तो गैपिंग जो होता है पॉइंट, देखिए यहाँ पर जगह भी नहीं है, 0.9 से 1.4 mm के बीच में जो है यहाँ पर गैप होता है। और यही स्पीड सेंसर जो है जाकर मदरबोर्ड में या माइक्रो प्रोसेसर में जो है कोड दिखाता है 72, 73, ठीक है ना, 95, 99। जो उसका आप लोग तो जान ही रहे हैं कि 72 का मतलब पूरी अच्छी तरह से काम कर रहा है, नहीं जीजा 72 का मतलब किसी एक एक्सल पर फॉल्ट है, 73 का मतलब कई एक्सल पर फॉल्ट है परमानेंट, 95 का मतलब क्या होता है, तो 95 का इसका मतलब कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वो टेम्पोररी फॉल्ट होता है, ऑटोमेटिक फॉल्ट होता है और ठीक हो जाता है, उसको 95 कोड के अंतर्गत रखा गया है। और 99 कोड का मतलब होता है कि मेरे सिस्टम अच्छा तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो यही सेंसर का काम है, स्पीड सेंसर का। ये सब वहां पर भेजता है कि कौन चक्का क्या करें, एक्सल कितना स्पीड में चल रहा है या फॉल्ट उल्ट तो नहीं है, जो भी है। आगे बढ़ते हैं, समझ गए जहां तक विश्वास है। तो यह क्वेश्चन था आपको 74। 75 में चलते हैं। एलएचबी कोच में वायु भंडार की क्षमता नहीं, एक्जुलरी रिजर्वायर की अब बात किया है, ठीक है। एक्जुलरी एयर रिजर्वायर की क्षमता, तो यह जो है 200 लीटर का होता है। एक शब्द में अगर पूछता है तो 200 लीटर हो जाएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर जो है सब जो है, देखिए ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, लेकिन सब इसका अलग अलग है। अब 200 लीटर का टोटल तो होता है, जिसमें 175 लीटर का जो होता है देखिए 175 नहीं होता है यहाँ पर, केवल 75। चलिए ऑप्शन में है ये, चलिए इस तरह का हम बता देते हैं। जिसे 200 लीटर का होता है तो इसमें जो 125 लीटर का जो होता है यह जो है ब्रेकिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, और जो 75 लीटर का जो होता है यह टॉयलेट पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो कि यह अलग अलग होता है। लेकिन कुल क्षमता जो है 200 लीटर का होता है और अलग होता है। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, 125 लीटर जो ब्रेकिंग पर्पस के लिए, और 75 लीटर वाला जो है टॉयलेट पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और एक होता है 150 लीटर का। तो 150 लीटर का कहाँ पर होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि यह एक आप बोगी बना दीजिए, यहाँ भी एक बोगी बना दीजिए और यहाँ पर एक कोच बना दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक एयर स्प्रिंग रख दीजिए, ठीक है, एयर स्प्रिंग रख दीजिए। तो या एयर स्प्रिंग के लिए जो एक्जुलरी रिजर्वायर एयर रिजर्वायर की जो क्षमता होता है, तो एक्जुलरी रिजर्वायर एयर स्प्रिंग के लिए यहाँ पर 40-40 लीटर का होता है। समझे कि नहीं समझे? 40-40 लीटर का 4 टैंक होते हैं, ठीक, एक कोच में, ठीक। और बीच में जो है एक मेन रिजर्वायर होता है, जो कि इससे चारों के चारों कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यह जो होता है मेन रिजर्वायर 150 लीटर का होता है। तो यह जो है एयर स्प्रिंग के लिए होता है, आप लिख लीजिएगा। लेकिन ये जो हमने बताया 200 लीटर का, जो 125 लीटर का जो है ब्रेकिंग पर्पस के लिए, और इसको काट दीजिए, 75 लीटर का जो है टॉयलेट पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक। जहां तक विश्वास है कि एयर रिजर्वायर से जितना भी क्वेश्चन है आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कर एलएचबी कोच की टेयर कंडीशन के तहत रेल स्तर से कपलर सेंटर लाइन की ऊंचाई, ठीक है। तो टेयर कंडीशन जो पूछा है, मतलब खाली स्थिति में जो पूछा है, तो 1105 हो जाएगा, ठीक है, 1105 हो जाएगा। वहीं अगर न्यूनतम पूछता तो हो जाता कितना, 1030 हो जाता। कितना हो जाता, 1030 mm हो जाता, जो न्यूनतम कहिए या लोडेड कंडीशन में कहिए, ठीक है, याद रखिएगा। आगे पूछे मिलेगा आपको क्वेश्चन, मैं बताऊंगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वीडियो जो है लंबा इसी तरह हो जाता है मेरा, ये 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1.5-2 घंटा लग जाते हैं। कह रहा है प्रत्येक एलएचबी कोच में कितने ब्रेक पाइप कनेक्शन, देखिए आपके क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कनेक्शन बात किया है, ध्यान रखिएगा भाई, कितने कनेक्शन और फीड पाइप कनेक्शन दिए गए हैं।
ब्रेक पाइप, देखिए यहाँ पर देखिए ब्रेक पाइप कनेक्शन और फीड पाइप कनेक्शन, देखिए यहाँ पर कनेक्शन की बात किया गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोच है, आप देखते हैं कोच के बाहर जो है होज पाइप जो है 2 ठो लटका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्शन की बात किया है। ठीक है ना, ये नहीं पूछ रहा है कि कितने पाइप कितना होता है, फीड पाइप की संख्या, क्या बोलते हैं, ब्रेक पाइप की संख्या, ऐसा नहीं, यह कनेक्शन की बात किया है। ठीक है, अब हम आपके ऑप्शन पर चलते हैं। क्वेश्चन तो समझ लिए, देखिए 2 FP एंड 2 BP, 2 FP एंड 2 BP, कहने का मतलब है कि यहाँ जो हमने बताया था 2 होज पाइप, तो यहाँ भी और यहाँ भी मान लेते हैं कि अब BP हो गया ब्रेक पाइप, और ये हो गया FP फीड पाइप, तो यहाँ भी और यहाँ भी, तो 2 हो जाएगा कनेक्शन, यहाँ भी कनेक्शन कीजिएगा, इधर भी कनेक्शन कीजिएगा, इधर भी कीजिएगा, इधर भी कीजिएगा, तो 2 कनेक्शन होता है। ठीक है, 2 होते हैं ये नहीं, लेकिन पाइप जो है एक फीड पाइप का और एक BP और एक FP का पाइप होता है। पाइप होता है एक ही होता है, लेकिन कनेक्शन आपको दोनों तरफ करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। देखिए LHB कोच में किस प्रकार का बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, बेयरिंग, LHB की बात किया है, तो LHB कोच में जो है CTRB का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कार्टिज टाइप रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो LHB और गुड्स का मतलब वैगन में CTRB का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर ICF की अगर बात करें, ICF का, तो इसमें होता है, लिख लीजिएगा अपना, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं कि डबल डबल रो स्फेरिकल रोलर बियरिंग। ठीक है, डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग होता है ICF में, जबकि LHB में जो है आपको क्या बोलते हैं, CTRB, LHB और गुड्स दोनों में CTRB का प्रयोग किया जाता है। कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, और बेयरिंग से क्वेश्चन जो आता है उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। ICF जिसे यहाँ पर लिखा है, तो ICF के बारे में पहले चलता हूँ। ठीक है, तो ICF में जो है 2 कंपनी का बेयरिंग आता है, एक आता है SKF और एक आता है NBC। ठीक है, SKF और NBC, तो SKF में जो है इसमें लगभग ग्रीस का प्रयोग कितना, क्वेश्चन आता है SKF जो बेयरिंग होता है उसमें कितना ग्रीस का प्रयोग होता है, तो इसमें जो है 2 kg ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, और वहीं NBC वाला जो होता है उसमें 1.75 kg, लिख दीजिए, kg ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे और इसको, और ये CTRB में जो है, CTRB इसमें भी 2 कंपनी का आता है, एक आता है SKF का और एक आता है टिमकेन, याद रखिएगा मेरे भाई, टिमकेन। CTRB भी 2 आता है, एक आता है SKF, चलिए इधर अब फिर लिखने के लिए जगह नहीं है, इसी SKF से काम चला लीजिए LHB के लिए। तो LHB में जो SKF जो होता है उसमें जो होता है 455 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन टिमकेन को रहेगा तो 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग से काम चल जाएगा। कौन, LHB के लिए, LHB के लिए CTRB का प्रयोग होता है जो 2 कंपनी का आता है, जो SKF आता है, SKF वाला जो 455 ग्राम, और टिमकेन कंपनी का जो आता है उसमें 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। और ICF में डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, SKF वाला में 2 kg और NBC में आपको 1.75 kg ग्रीस का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, बेयरिंग के बारे में आपका टोटल क्वेश्चन क्लियर हो गया। करे LHB कोच, LHB व्हील दाया व्हील ब्यास, बाकी व्हील का या दाया पूछ रहा है, तो एकदम चुटपुटिया क्वेश्चन। आप जानते हैं कि 915 mm होता है। ठीक है, 915 mm होता है, तो इसमें भी आपको यह बताना है कि इसमें कंडमिंग साइज जो है, कंडमिंग साइज जो है 855 और 845 mm दोनों होता है। अब कहेगा कि दोनों ऑप्शन में रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो देखिए 855 वाला में क्या होता है कि जिसका वेव थिकनेस 14 प्लस माइनस अगर 3 रहे तो आपको 855 होगा, अगर 17 प्लस माइनस 3 रहे तो 845 होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में अगर आपके क्वेश्चन में अगर वेव थिकनेस देता है तो
चाहे इस तरह समझिए कि आपको समझने के लिए कि 855 845 क्यों मारा जाता है, तो 845 जब मारेंगे जब उसका वेव थिकनेस 17 प्लस माइनस 3 होगा, 855 कब मारेंगे जब उसका वेव थिकनेस 14 प्लस माइनस 3 होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह रहे तब 855 845 टाइप से मारिएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में वेव थिकनेस नहीं दिया हुआ है और इस तरह का दिया हुआ 855 845 दोनों ऑप्शन में दिया है कंडमिंग साइज, तो केवल 855 मारेंगे, क्योंकि अब 855 लगाया जा रहा है। लेकिन वेव थिकनेस के साथ पूछे तो ये वेव थिकनेस देख करके मारिए कि 855 मारेंगे जब वेव थिकनेस 14 रहेगा। देखिए याद करने का तरीका, जब अंक कम है तो इसमें अंक ज्यादा है, इसमें अंक ज्यादा है तो इसमें अंक कम है। ठीक है, इस टाइप से दोनों में प्लस माइनस 3 है। ठीक, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये तो रहा एलएचबी के लिए। ठीक है, और आईसीएफ के लिए जो है, आईसीएफ के लिए कंडमिंग साइज जो है 825 mm होता है। ठीक है, 825 mm होता है, और सॉप इशू पूछता है तो 837 mm होता है। ठीक है, 837 से नीचे नहीं जाने का परमिशन है सॉप से, सॉप इशू। ठीक है, लेकिन आप कहेगा कि 835 34 तक ले भी हम लोग भेज देते हैं, तो सब प्रेडिकली है, उसको छोड़िए, जो थ्योरी में वही याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर में क्या है कि एक व्हील सेट पर कितने डिस्क होते हैं। देखिए कितने डिस्क होते हैं एक व्हील सेट पर, मतलब कि एक एक्सल पर यह पूछता है कि कितने व्हील सेट होते हैं, कितने डिस्क होते हैं। ठीक है, तो एक व्हील सेट पर 2 होता है। ठीक है, क्या होता है, डिस्क, 2 डिस्क होता है। ठीक, तो चलिए यह जो है डिस्क के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। इसमें जो फिन्स जो होता है मुख्य रूप से कूलिंग के लिए यह लगाया गया है। ठीक है, कूलिंग के लिए लगाया गया। इसकी दाया जो है, इसकी दाया जो है कितना होता है, 640 mm। ठीक है, और इसकी मोटाई जो है, डिस्क का मोटाई जो है, मोटाई जो है 110 mm होता है। ठीक, और इसमें क्या बोलते हैं, इसका ये जो लगाया गया फिन्स, यह मुख्य रूप से कूलिंग के लिए लगाया गया है, जिसे आपके ऑप्शन में रहेगा वेट कम करने के लिए। ठीक है, तो ये नहीं, मतलब कि आप कूलिंग के लिए लगाया गया है। और यह ग्रे कास्ट आयरन का बना हुआ है, किसका, ग्रे कास्ट आयरन का बना हुआ है। और इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि यह डिस्क जो है कितना घिस जाए तो इसको हम बदल देंगे। ठीक है, तो एक साइड से अगर पूछता है तो 7 mm, एक साइड से फिर 7 mm। ठीक है, अर्थात टोटल 14 mm अगर घिस जाता है तो हम डिस्क को बदल देंगे। ठीक है, और ये हो गया 2 3 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि दोनों डिस्क के बीच की दूरी कितना होता है, तो यह दोनों डिस्क के बीच की दूरी 10-30 mm होता है, यानी 1030 mm जो है इसका दूरी जो है होता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछ देता, आप में आया भी है कि व्हील, व्हील मतलब चक्का, और डिस्क के अंदरूनी मतलब बीच के इसमें गैप जो होता है, जो व्हील के भीतरी भाग, अंदरूनी भाग, ठीक है, इनर फेस और डिस्क के बीच के गैप जो होता है दूरी का कितना होता है, तो यह होता है 175 mm। ठीक है, समझ गए ना। तो आप लोग जो है जितना भी हम क्वेश्चन हमने बताया, वीडियो को रोक करके इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, यह व्हील डिस्क से संबंधित जितने भी क्वेश्चन था हमने अभी क्लियर किया। तो व्हील सेट पर कितने डिस्क होते हैं, व्हील सेट के मतलब एक एक्सल पर बात कर रहा है तो 2 होता है। आगे बढ़ते हैं, एलएचबी कोच में कितने शॉक एब्जॉर्बर का प्रयोग किया गया, यानी कितने डैम्पर का प्रयोग किया गया है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो चलिए मैं पहले एक बोगी की बात, बोगी मैं बनाता हूं। ठीक है, तो क्या कर, एलएचबी कोच की यह बात किया है। ठीक, तो चारों कोनों पर जो है 4 गो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। तो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पर जो होता है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर जो है कितना हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक, और यहाँ पर जो एक बोलिस्टर जो हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पर एक होता है लेटर डैम्पर। ठीक है, तो लेटर डैम्पर जो है यह कितना हो जाएगा, 1 हो गया। और यहाँ पर जो है या डैम्पर जो है, या डैम्पर नहीं इधर घूम जाता है। ठीक, ये नहीं, या डैम्पर 2 हो गया। ठीक, तो या डैम्पर हो गया कितना, 2। अब इसको काउंट कर लीजिए, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 2 9। ठीक है, तो एक बोगी में जो है 9 डैम्पर का प्रयोग किया जाता है। तो आपके क्वेश्चन में कोच दिया है, तो कोच में कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 डैम्पर हो जाएगा। ठीक, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे डैम्पर की संख्या। आगे बढ़ते हैं, इंजन और पावर कार के बीच लंबवत स्लाइडिंग को प्रतिबंधित करने के लिए डिवाइस के डैश के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, या बार बार जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका रिस्ट्रक्टर, इसका
रिस्ट्रिक्टर जो यहाँ पर दिया हुआ है यही इसका आंसर है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, या इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डॉम बॉल्व के अनुप्रयोग। देखिए डॉम बॉल्व ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका काम ही है ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग करना, ब्रेक लगाना है छुड़ाना, इसलिए दोनों आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 84 में क्या करा है कि डॉम बॉल्व ऑपरेटिंग के लिए आवश्यक बिजली। देखिए डॉम बॉल्व को चलाने के लिए, ऑपरेटिंग के लिए आपको 110 वोल्ट एसी की जरूरत पड़ता है, ठीक है, डीसी नहीं एसी, ठीक है। जानते हैं एलएसबी में बैटरी नहीं होता है, आईसीएफ में होता है, तो जब बैटरी होता ही नहीं है तो डीसी कहाँ से आ जाएगा, ध्यान में रखेंगे। देखिए सेंसर और फोनिक व्हील के बीच की वायु अंतराल कितना होता है, जो अभी हमने आपको बताया ऊपर, जब फोनिक व्हील के बारे में जब मैं बता रहा था, 0.9 से 1.4 mm होता है। आगे बढ़िए, यह क्या कह रहा है कि कन्नौर BREMES सिस्टम में प्रेशर स्विच डैश, किससे प्रेशर स्विच जो है किससे जुड़ा हुआ है, यह क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो बीपी लाइन से यह जुड़ा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 87 में क्या करा कि एलएचबी कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर का उपयोग किया गया है। एलएचबी कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया गया है, तो ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक हमने ऊपर बता दिया, फिर नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक ना। पिस्टन ब्रेक कितने क्या कर एलएचबी कोच में कितने ब्रेक, यहाँ पर कह रहा है कितने ब्रेक सिलेंडर, ऊपर वाला क्वेश्चन में मिला था कि पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है, तो हमने 8 से 10 उस पर आंसर था, उसमें टोटल आईसीएफ एलएचबी का पिस्टन स्ट्रोक हमने बता दिया है, उसमें जाकर के देखेंगे। और ब्रेक सिलेंडर कितना होता है ये हम आपको बता देते हैं। मान लेते हैं कि यह एक बोगी हो गया और इस पर एक बोगी में 2 चक्के होते हैं, तो एक चक्के एक एक्सल पर 2 डिस्क होते हैं और प्रत्येक डिस्क के लिए एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक बोगी में 4 डिस्क होते हैं तो 4 सिलेंडर हो गया। तो आपके क्वेश्चन में कोच की बात किया है तो 4 दूना 8 सिलेंडर हो जाएगा, यानी 8 सिलेंडर भी होगा तो 8 डिस्क भी होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। प्रत्येक डिस्क के लिए एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है हमने ऊपर भी बताया है, फिर मैं थोड़ा सा बता दूं। पिस्टन स्ट्रोक वो 8 से 10 mm ऊपर था ना, बताए हैं 8 से 10 mm, 32 mm, आप जाकर देख लीजिए ऊपर सब हम बता चुके हैं, अधिकतम न्यूनतम सब बता दिए हैं। आगे बढ़े, वीडियो को भय करके देखें। एलएसबी कोच के नए ब्रेक पैड के, देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन में है नया, प्राइमरी नहीं, नया, न्यू साइज, न्यू ब्रेक पैड की बात किया है कि एलएचबी कोच के न्यू ब्रेक पैड की मोटाई कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी, तो न्यू अगर पूछता है तो 35 मारिएगा, अगर प्राइमरी पूछता है तो 36 मारिएगा मेरे भाई, ठीक है। प्राइमरी पूछता है तो 36 और न्यू पूछता है तो मतलब 35 mm मारिएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, ये तो हुआ आपको एलएचबी का, ठीक है। और इसका कंडमिंग साइज अगर पूछता है तो कंडमिंग साइज जो है होता है 7 से 10 mm। इसमें भी पूछ देता है कि अधिकतम न्यूनतम, तो न्यूनतम कहेगा तो 7, अधिकतम कहेगा तो क्या बोलते हैं 10 मारिएगा, क्या चीज, कंडमिंग, ठीक है। 7 से 10 mm होता है कंडमिंग साइज, क्या, एलएचबी कोच में। और आईसीएफ में की अगर बात करें, आईसीएफ में तो इसमें 3 प्रकार का, 3 प्रकार का नहीं, उसमें तो के प्रकार का ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक पैड का प्रयोग किया जाता है के टाइप का। लेकिन आपको ये हम बताना है कि कंडमिंग साइज पूछ देता है कि के टाइप, एल टाइप और सीआई टाइप, ठीक है। तो के टाइप का जो है 12 mm घिस करके रह जाए तो उसको हम बदल देंगे, यानी कंडम कर देंगे। एल टाइप का जो है 10 mm रहे तो हम बदल देंगे। और सीआई टाइप में, सीआई का मतलब होता है कास्ट आयरन, और प्रयोग सब नहीं हो रहा है लेकिन तो आपके क्वेश्चन आता है तो याद तो रखना पड़ेगा। और सीआई टाइप का अगर 20 mm घिस कर रह जाए तो उसको हम बदल देंगे, ठीक है। और आईसीएफ में के टाइप कंपोजिट ब्रेक प्रोब का प्रयोग किया जाता है, जिसका हमने कंडमिंग साइज बता दिया। ये आपका क्वेश्चन, कई क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ब्रेक डिस्क डैश से बना होता है। देखिए ब्रेक डिस्क के बारे में ऊपर पूरा डिटेल रूप में हमें बताए हैं, ब्रेक डिस्क के बारे में आपको वीडियो को बैक करके बता देख लीजिए। तो यह जो है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। अभी हमने ऊपर बताया कि उसमें फिंस का जो है, फिंस जो है कूलिंग के लिए लगाया रहता है, उसकी मोटाई जो है 110 होता है, दया 640 होता है, बीच दोनों डिस्क के बीच की दूरी जो है 10-30 होता है। मैंने डिटेल रूप से ऊपर बताया, जाकर वीडियो को बैक करके फिर से आप लोग देखें। और यहाँ तक वीडियो में बन गए तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट में भी लिख दीजिए, ठीक है। और मुझसे जुड़ने के लिए
आपको हम अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहें। कह रहा है पहिए के भीतरी भाग है, देखिए अब ये भी ऊपर हमने बताया ब्रेक डिस्क के बीच की दूरी, जो यहाँ पर मान लेते हैं कि यह चक्का है और यहाँ पर डिस्क जो लगा हुआ है, तो डिस्क और व्हील के इनर फेस के बीच की दूरी हमने ऊपर अभी बताया है कि 175 mm होता है, बीच की दोनों डिस्क के बीच की दूरी 1030 mm होता है, ठीक है ना। तो सब हमने ऊपर बताया है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लंबा नहीं कीजिए, आगे बढ़ते हैं। यदि देखिए यहाँ पर गेज 1682 mm से अधिक पाया जाता है तो हम इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे स्लैंक गेज, ठीक है। अधिक पाया जाता है तो कहेंगे हम स्लैंक गेज, ठीक है। अगर कम पाया जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? टाइट गेज। क्या कहेंगे? टाइट गेज कहेंगे, ठीक है। और अधिक पाया जाता है तो उसे हम स्लैंक गेज कहेंगे। और क्वेश्चन पूछ देता है कि मानक स्टैंडर्ड गेज कितना होता है, तो 1676, तो आप जान ही रहे हैं कि 1676 ट्रैक गेज होता है, ठीक है। लेकिन 82 से अधिक होगा तो स्लैंक गेज, कम होगा तो टाइट गेज, ठीक, ध्यान में रखेंगे। 92 में कह रहा है कि MIB कार्यशाला के लिए कारखाने के रूप में काम करने का लाइसेंस किसके द्वारा हो? तो लाइसेंस कौन देगा भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट न देगा, स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं न देगा, ठीक है। इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूंछ में ड्रा और बफिंग फोर्स, देखिए हमने ऊपर जब साइड बैरियर के बारे में जब मैं बता रहा था, ऊपर आप वीडियो को बैक करके देखें कि साइड बैरियर तो वर्टिकल जो है क्या बोलते हैं फोर्स को जो है ट्रांसमिट करता है, यानी कोच का लोड ट्रांसमिट या वर्टिकल लोड ट्रांसमिट जो है साइड बैरियर के माध्यम से होता है। लेकिन यहाँ पर है कोच का ड्रा और बफिंग फोर्स, जो जिसे मान लेते हैं कि कोच हो गया, ये बफिंग फोर्स जो होता है, बफिंग फोर्स या ब्रेकिंग फोर्स, यह जो है किसके माध्यम से होता है? तो यह सेंटर पिवोट के माध्यम से यह होता है। समझे कि नहीं समझे? याद रखिएगा, वर्टिकल फोर्स या कोच का लोड ट्रांसमिट किसके माध्यम से होता है? तो साइड बैरियर के माध्यम से होता है। और ड्रा और बफिंग फोर्स किसके माध्यम से होता है? तो सेंटर पिवोट के माध्यम से होता है। दोनों में अंतर है मेरे भाई, इसलिए आप दोनों को लिख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो साइड बैरियर के माध्यम से होता है। जब साइड बैरियर के पूरा डिटेल हमने बताया है, वीडियो को बैक करके आप देखें, वीडियो को लंबा नहीं करें, ठीक है। एक्सल बॉक्स टॉप और एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट के बीच की दूरी का देखिए, यह क्राउन क्लियरेंस ए इसको बोलते हैं। एक्सल बॉक्स टॉप और एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट के बीच की दूरी जो है उसको हम क्राउन क्लियरेंस ए बोलते हैं, ठीक है। अब क्राउन क्लियरेंस ए, क्राउन क्लियरेंस बी, क्राउन क्लियरेंस सी कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो देखिए क्राउन क्लियरेंस ए जो है हर एक कोच के लिए या वैगन के लिए ये सब अलग अलग है। समझे कि नहीं समझे? तो सबके लिखना बहुत कठिन है स्क्रीन पर, अगर लिखना चाहे तो हम बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको जनरली जो है क्राउन क्लियरेंस 45 ± 3 मारा जाता है, ठीक है। लेकिन अब कहिएगा, अब दूसरा भी आप बोल दीजिएगा कि नहीं सर 48 + 3 होता है, ±3, 25 ± 3, 34 ± 3, तो भी हम मान लेंगे, क्योंकि हर एक कोच का अलग अलग होता है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए ये क्राउन क्लियरेंस ए के बारे में मैं बात बता रहा हूँ। जैसे आप लिख सकते हैं कि GS माने जनरल, SCN मतलब स्लीपर 3 टायर हो गया, WCB, WGSRJ, ठीक है, और WGSCZ ना, क्या बोलते हैं ZC, ठीक है। तो ये सबका होता है 45 + 3 होता है। SLR, SLR और SDC का कितना होता है? तो 48 ± 3 होता है। WFAC का मतलब हुआ फर्स्ट क्लास AC वेस्टेबुल, तो फर्स्ट क्लास AC, WCCW, WCBAC इसका जो होता है फर्स्ट क्लास वाला 25 ± 3 होता है, ठीक है। और CCN जो होता है मतलब कि वेस्टेबुल 3 टायर जो AC जो होता है उसका जो होता है 34 ± 3 होता है, ठीक है ना। बहुत सारा है, देखिए LHB डायमेंशन, VBI डायमेंशन वाला जो मैं PDF आप लोगों को मैं दिया हूँ, उसमें जा करके आप लोग देखेंगे, पूरा डिटेल में बताया गया है। जनरली आप 45 + 3 मार लीजिए, ठीक है। और कहिएगा अब राजधानी का कितना होता है ए डायमेंशन? तो 47.5 ए डायमेंशन होता है, ठीक है। तो इस तरह करके बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो ए डायमेंशन तो बहुत सब हर कोच का अलग अलग होता है, लेकिन बी डायमेंशन जो है सब कोच का एक ही होता है, ठीक है। बी डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ है
बी क्लियरेंस, ठीक है। तो बी डायमेंशन यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी डायमेंशन जो है राजधानी को मतलब छोड़ करके बाकी जितने भी कोच हैं तो 40 प्लस माइनस 5 होता है, ठीक है। और बी डायमेंशन ही राजधानी कोच में जो है 40 प्लस माइनस 3 होता है, ठीक है। राजधानी में 40 प्लस माइनस 3 और बाकी जितने भी कोच है बी डायमेंशन 40 प्लस माइनस 5 होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और कहाँ है डायमेंशन सी? डायमेंशन सी जो है सबके लिए 70 प्लस माइनस 3 होता है, याद रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत सारा डायमेंशन मतलब कि आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग VLHB जो है डायमेंशन वाला वीडियो जाकर देखेंगे, उसमें मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, या PDF जो भाई लिए हैं वो PDF जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 96 में कह रहा है कि सीसी रेख से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सीसी रेख से आप क्या समझते हैं? तो सीसी का मतलब होता है क्लोज सर्किट रेख। क्या होता है? क्लोज सर्किट रेख, ठीक है। कहाँ दिया हुआ है? क्लोज सर्किट रेख, यानी बी नंबर में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 97 में NRB डैश में प्रदान किया गया है। NRB कहाँ प्रदान किया गया, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो यह जो है आपको फीड पाइप में यह प्रदान किया गया है, ठीक है। NRB का फुल फॉर्म हो जाता है नॉन रिटर्न बल्ब। क्या होता है? नॉन रिटर्न बल्ब। जैसे मान लेते हैं कि यह DB हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब, यह जो है एक्जुअली रिजर्वायर AR हो गया, तो इसमें जो फीड पाइप जो जाता है FP जो जाता है, तो यहीं पर जो है एक NRB लगा रहता है, NRB फीड पाइप में, ठीक है। NRB यानी नॉन रिटर्न बल्ब। तो नॉन रिटर्न बल्ब का काम क्या है कि हवा को एक्जुअली रिजर्वायर से मतलब इधर के DB में जो है, DB में तो जाने देता है, लेकिन DB से मतलब कि हवा को AR में रिटर्न नहीं होने देता है। समझ गए ना? NRB का काम है नॉन रिटर्न बल्ब का कि AR से हवा को जाने देना, यानी DB की तरफ जाने देना, लेकिन DB की तरफ से उधर से हवा को नहीं जाने देना, मतलब रोकना NRB का काम है। समझे कि नहीं समझे? जो आप फिगर में देख रहे हैं, इसका नाम यह है कि नॉन रिटर्न बल्ब। नॉन मतलब नहीं, रिटर्न बल्ब मतलब कि हवा रिटर्न नहीं होने देगा, हवा को जाने देगा लेकिन रिटर्न नहीं होगा। NRB का काम है। क्वेश्चन आता है कि जब NRB जब खराब हो जाएगा तब क्या होगा? जब NRB जब खराब हो जाएगा तो हवा को रिटर्न वो तो भेज देगा भाई, रिटर्न जो रोकता है तो नहीं रोकेगा, फिर रिटर्न जो है हवा जो है AR में चला जाएगा, AR से BP में चल जाएगा, BP का हॉज पाइप लगाइएगा, उसमें भी देखिएगा कि हवा निकलते रहेगा, क्योंकि NRB हवा को नहीं रोक रहा है, ठीक है। तो चलिए, आप हमको लगता है कि आप समझ गए हैं NRB के बारे में कि नॉन रिटर्न बल्ब जो है FP लाइन में लगा रहता है और हवा को रिटर्न नहीं होने देता है। अब DB मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो DB से क्वेश्चन दिमाग पर आ गया। पढ़ाते वक्त जो भी दिमाग पर आता मैं बता ही देता हूँ ताकि आप लोग जो है संतुष्ट हों। मेरा लक्ष्य ही है कि आप लोग अच्छे से पढ़े, याद करें, आप लोग का क्वेश्चन ना छूटे, आपका कन्फ्यूजन दूर होके, ठीक है ना। तो DB जो है, DB को ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड कहा जाता है, और एक होता है DC डॉट कलेक्टर, इसको ब्रेकिंग सिस्टम का किडनी या फेफड़ा भी, कहीं कहीं फेफड़ा भी मिलता है, क्योंकि अब ब्रेकिंग के लिए हवा जितना भी होता है DC जो है डॉट कलेक्टर हवा को छान करके तब जो है DB को देता है, ठीक है। क्योंकि DB को ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड कहते हैं, और दिमाग को गंदा अगर मिल जाए कचड़ा हवा तो खराब हो जाएगा ना, इसलिए DC को ब्रेकिंग सिस्टम का किडनी या फेफड़ा कहते हैं, ठीक है, जबकि DB को ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड कहते हैं। चलिए ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। 98 में एक पहिया पर कितनी छिल्लन अनुमति है, मतलब कि सेलिंग के बारे में बात कर रहा है। जब लेथ मशीन पर देखते हैं ना, जब उसका जो है, जब व्हील का जो मोटाई आप लोग देखते हैं, ठीक है ना, जब लास्ट में जो है उतना जब बच जाएगा तब हम उसको मतलब कि कंडम कर देते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर छीलन जो होता है लेथ मशीन पर, वहाँ पर बात करें, को छीलने के बाद भी अगर उतना बच जाए तब वो चलने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो 30 mm से जो है इसका होता है 98 का एक पहिया माने पहिया, एक व्हील की बात कर रहा है, ठीक है।
तो एक पहिए पर कितनी छीलन अनुमति दी और कितना अनुमति आप दे सकते हैं? तो 30 mm, इससे ज़्यादा हम अनुमति नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 में क्या कह रहा है कि व्हील सेट पर छीलन के कारण हो सकता है। ठीक है, छीलन मतलब घसीटता है तब जब, मैंने व्हील जो ऊपर है इसलिए बताया कि जब मान लेते हैं कि व्हील लेथ मशीन पर हम छील रहे हैं, ठीक है ना, उसमें भी लास्ट पोजीशन आ जाए तो उतना मतलब हम छोड़ देंगे, लेकिन छीलन वहाँ दूसरा छीलन होता है, मतलब कि सेलिंग। और यहाँ जो है छीलन जो है, देखिए WSC सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है और एक या दो ब्रेक सिलेंडर खराब हो गया है, ब्रेक कैलिपर जाम हो गया है, उपरोक्त में से सभी। देखिए जब यह जो ब्रेक कैलिपर जब खराब हो जाएगा तो ब्रेक लगने लगेगा, चक्का जो है घसीटने लगेगा, तभी छिल आ जाएगा। या क्या करें, एक या दो ब्रेक सिलेंडर खराब है, जब ब्रेक सिलेंडर भी खराब हो जाएगा तो निश्चित है कि जब ब्रेक सिलेंडर खराब होगा तो ब्रेक लगा देगा, कैलिपर जो है जाकर जाम कर देगा। WSP व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, देखिए WSP का फुल फॉर्म होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। ये भी अगर मतलब काम नहीं कर रहा है तभी आपका घसीटने चक्का जो है घसीटने लगेगा और छीलन चालू हो जाएगा, मतलब घसीटने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर में क्या कर रहा है कि बीजी कोच पर फ्लैट चेहरा मतलब फ्लैट टायर की अनुमति दी जा सकती है। फ्लैट टायर जो है यानी कोच की ये बात किया है, तो कोच में जो है 50 होता है और गुड्स में जो है 60 होता है। ठीक है, तो कोच और इंजन का 50 होता है फ्लैट टायर की सीमा, ध्यान रखें, लिख लेंगे। कोच और इंजन में 50 mm और गुड्स जो होता है वैगन वाला में 60 mm जो फ्लैट टायर की सीमा जो है अनुमति दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए आप लोग का टेक्निकल क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए हम राजभाषा की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा है जरूर ध्यान मतलब कि कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और लाइक शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये नहीं सोचिएगा कि लाइक शेयर जो है यहाँ पर कर देंगे तो हमारा आदमी जो हमसे कंपटीशन में खड़ा हो जाएगा। तो बात सही है कि आप जहाँ पर है वहाँ पर नहीं कीजिए, परंतु अदर जगह आप शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्या बोलते हैं अब राजभाषा। ठीक, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? ठीक है, चलिए राजभाषा तो आप लोग एकदम गर्दा छुड़ा कर रखे हुए हैं, फिर भी हमको रनिंग में जो है बता ही देते हैं। तो सिंधी जो है 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हम आप लोगों को देंगे, हमसे आप कैसे जुड़िएगा, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर देंगे। चलिए 2 नंबर में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो कितना है? 22। आप जान ही रहे हैं कि 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। 3 में देखिए हिंदी देश की राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजना के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग कब तक रखने की अनुमति? देखिए अंग्रेजी भाषा भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको कब तक अनुमति दिया गया है? तो इसका कोई मतलब अनिश्चित काल के लिए इसका कोई लिमिट नहीं है कि कब तक जो है इसको प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट है कि वहाँ पर इंग्लिश प्रयोग नहीं करेंगे, दक्षिण भारत में या पूर्व में भी बंगाल वगैरह में तो काम में नहीं चलेगा, इसलिए उसको अनिश्चित काल तक रखा गया है। कि चलिए भारत का राजकीय भाषा क्या है? ठीक है, भारत की राजभाषा क्या है? ठीक है, तो राजभाषा जो है हमारा हिंदी है। क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी है। ठीक, देवनागरी लिपि में हिंदी हमारा भारत की राजभाषा है। 5 नंबर में देखिए क्या लिखा रहा है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो 3 से 43 से 351 तक राजभाषा के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। आप तो पढ़ते आ रहे हैं और ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि संविधान के मतलब कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों को उल्लेख के लिए कितना अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है? तो 9। ठीक है ना, तो 343 से 51 तक 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 अर्थात 9 अनुच्छेद हैं। ठीक है ना, राजभाषा संबंधी जो भी संविधान में है। ठीक है ना, आगे चलिए बढ़ते हैं। हम जान रहे हैं कि राजभाषा का आप लोग गर्दा छुड़ा कर रखे हुए हैं, तो इसमें काहे के लिए उतना समय बर्बाद करें? किसी भाषा को किस राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकृत करने का अधिकार है? किसे मतलब किसको राजभाषा को मतलब अंगीकृत करने का अधिकार है? यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो लिटरेचर जो है वो उनको जो है राजभाषा
अंगीकृत करेंगे कि हाँ भाई हमारा स्टेट में कौन सी राजभाषा चलेगा नहीं चलेगा, मतलब इंग्लिश हिंदी, समझ रहे हैं ना। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका क्लियर करेंगे। 7 नंबर में क्या है कि संविधान की 8वीं सूची में गला भी फंस रहा है, अब लास्ट हो रहा है। 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा बोलने में सर्वाधिक है, मतलब कि जितना जो दिया हुआ है इसमें सबसे अधिक जो है कौन सा भाषा जो है बोला जाता है, तो बंगाली भाषा जो है सबसे अधिक जो है बोला जाता है, ठीक ना। थोड़ा इसे लंबा हो रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। संविधान की 8वीं सूची में सूचीबद्ध निम्नोत्तर में से कौन एक किसी राज्य की राजभाषा है, ठीक है। तो इसमें बी नंबर जो देख रहे हैं, उर्दू जो है बिहार और आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है। नेपाली ये सब जो है नहीं है, ठीक है ना। उर्दू है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सीधी जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है, लेकिन उर्दू जो है बिहार कह रहा है कि कौन से किसी राज्य की राजभाषा है, तो उर्दू है, क्योंकि उर्दू जो है आंध्र प्रदेश और बिहार की राजभाषा है। चलिए 9 में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। तो देखिए 343 के 1 होगा इसमें, 343 के 1 जो है इसके अंतर्गत जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रदान जो है दर्जा जो है दिया गया है, ठीक है। चलिए हमें 10 अब लास्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की अनुसूची में नहीं है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो भोजपुरी जो है नहीं है, और बाकी सब जो है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आता है जैसे नेपाली जो दिया है बी नंबर में कि कौन सी भाषा हमारे 8वीं सूची में जो है जो विदेशी है, ठीक ना। तो विदेशी भाषा जो है एक ठो नेपाली, हमारे 8वीं सूची में जो 22 भाषा जो दिया गया है उसमें एक नेपाली है विदेशी भाषा, ठीक है। और ऐसा जो है ये है, लेकिन भोजपुरी नहीं है, ठीक। अब चलते हैं कि आप लोग को हमसे जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर है 96 93 57 14 26, यह व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज करके LDCJEWM हेल्पर टू टेक्नीशियन इस सभी में भाग लेने के लिए या तैयारी करने के लिए, टेस्ट में भाग लेने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कराया जाएगा। चलिए मैं वीडियो कहीं समाप्त करता हूं। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और हो सके तो आप शेयर कहीं कर दीजिए। मैं इतना चिल्लाकर मैं पढ़ाता हूं, लेकिन आप लोग शेयर कर दें। चलिए, जय हिंद जय भारत।